पिछले 2 सालों में गुड़गांव मार्केट में लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया और करोड़ों रुपया ही गँवाया। दोनों में फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि डिसीज़न सही रहा या डिसीज़न गलत। यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब आप एक प्रॉपर्टी में एंट्री लेते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 रियल लाइफ़ स्टोरीज़ से रूबरू करूँगा और आप खुद बताना कि आप कौन-सी स्टोरी में, कौन-सी कैटेगरी में फिट बैठते हो अगर आप ऑलरेडी गुड़गांव में इन्वेस्टेड हो। और अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्टेड नहीं हो और सोच रहे हो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना, तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, रिलेटेबल हो सकती है और आपको एक सही डिसीजन लेने पे मोटिवेट कर सकती है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं ये बताऊंगा कि कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बायर्स एक्चुअली गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में करते हैं, करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और उनको लगता है कि एंट्री करना इज़ वेरी इजी, एग्ज़िट प्लान कोई प्रॉपर दिमाग में नहीं है कि कैसे इसको एग्ज़िट करेंगे। एक प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो शुरू करने से पहले गुजारिश सिर्फ आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। सो जिस 4 कैटेगरीज़ की मैं बात कर रहा था, जिन 4 स्टोरीज़ की मैं बात कर रहा था, उसमें सबसे पहली स्टोरी है द फोमो बायर। ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरी है क्योंकि पिछले 2 साल में यही स्टोरी हर महीने प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट रिपीट हुई। सो 2023 में क्लाइंट 1 ने सुना कि द्वारका एक्सप्रेसवे कमिंग नेक्स्ट बिग थिंग है। हर यूट्यूब पे ब्रोकर से, फ्रेंड्स से, सोशल मार्केटिंग से कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आज कुछ नहीं ले पाए और अगर आज मिस कर दिया तो फिर आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं मिलेगा। प्राइस तब भी हाई था, प्राइस आज भी हाई है। तो क्लाइंट नंबर 1 ने 2023 में एंट्री ली द्वारका एक्सप्रेसवे पे फ्रेश लॉन्च पे। आज उसके हाथ में प्रॉफिट तो है पर एग्जिट नहीं है क्योंकि फोमो एंट्री तो दे देता है पर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं देता क्योंकि उसमें कंसल्टेंसी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ देखा देखी में इंसान इन्वेस्ट कर देता है, ये भी नहीं सोचता कि मैं इन्वेस्ट जहाँ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं है, मेरी जेब में कितने पैसे हैं और मुझे कब तक इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे या बिना कुछ समझे एक हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन लिया जाता है और एग्जिट स्ट्रैटेजी पे गौर नहीं किया जाता। हम बात करते हैं दूसरे सीन की। दूसरा सीन है द ब्लाइंड ब्रांड बायर। अब ये द ब्लाइंड ब्रांड बायर कौन होता है? सो क्लाइंट नंबर 2 ने सिर्फ एक चीज़ देखी, वो था ब्रांड, बिग बिल्डर, प्रीमियम फील, लग्जरी मार्केटिंग एंड दैट्स इट। क्लाइंट नंबर 2 ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे ब्रांड में इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पता चला कि सेम लोकेशन पे तो ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा वैल्यू रखने वाली ऑप्शंस थी और काफ़ी सस्ते रेट पे थी। बट पता बाद में चला क्योंकि आंखों पे पर्दा था सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का। ब्रांड स्ट्रॉन्ग था बट अप्रिसिएशन थी वीक। आज भी 2023-24 में बहुत ऐसे बायर्स ने सिर्फ ब्रांड के कैपेबिलिटीज़ को समझते हुए, ब्रांड का नाम सुनते हुए उनमें इन्वेस्ट किया। आज उनके पास अप्रिसिएशन नहीं है। इनफैक्ट उन ब्रांड्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे जो काफ़ी अच्छे डेवलपर्स के थे, उनमें फिर भी अप्रिसिएशन आ गई। पीपल हैव डबल्ड देयर मनी बट कुछ-कुछ ऐसे ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स थे जिनमें आज ₹1 की भी अप्रिसिएशन नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 रुपए की अप्रिसिएशन है। सो नाम से घर नहीं बढ़ता, डिमांड से घर बढ़ता है और बहुत नामचीन डेवलपर्स अपनी ब्रांड वैल्यू का आपसे ऐसा अप्रिसिएशन लेते हैं जो अगले 3 साल तक नहीं आना होता। वो 3 साल का जूस आपकी पॉकेट से लॉन्च पे ही निकाल लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड पे मत जाइए। ब्रांड इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी बट ओनली ब्रांड इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक योर डिसीजन। अब आते हैं सीन नंबर 3 पे जिसको मैंने नाम दिया है द चीप डील ट्रैप। अब चीप डील ट्रैप क्या है? क्लाइंट नंबर 3 ने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो कि उसे 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सस्ती मिली। उसको लगा कि जैकपॉट मिल गया है मुझे तो, क्योंकि मार्केट में
10,000 रुपये वाली चीज़ मुझे 8,000 रुपये में मिल गई है। पर सच्चाई क्या थी? डिमांड वीक थी, कनेक्टिविटी वीक थी और लोकेशन ज़ीरो थी। बट उसको लगा कि शायद मैंने सस्ती प्रॉपर्टी बाय कर ली है और मैं आने वाले टाइम में इसको अच्छे से अच्छे प्रीमियम पे सेल करूँगा। और आज क्या हाल है? ना रेंट मिल रहा है, ना प्रॉपर्टी सेल ऑफ हो रही है, ना उसकी डिमांड आ रही है। सस्ता हमेशा बेस्ट नहीं होता, कभी-कभी सस्ती ली हुई प्रॉपर्टी ही आपको सबसे महंगी पड़ती है, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिन्होंने डेस्परेट डील समझ के कोई ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे आज डिमांड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे भी नहीं चढ़ रही, इनफैक्ट आपकी जेब से हर महीने रेंटल्स जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा सस्ते के पीछे मत भागिए, हमेशा ये मत सोचिए कि अगर मुझे 2,000 या 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट एक प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, so I should go ahead and invest in that property because that could turn losses। वो आपको लॉस भी दे सकती है, क्योंकि अगर 3 साल 4 साल प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, रेंट पे भी ना चढ़ी, डिमांड भी नहीं आई, आपके जितने पैसे आपने लगाए थे उतने पैसे में भी ना बिकी, तो आपको बहुत बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। काफ़ी सारी चीज़ें, अलग-अलग पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊँगा कि आपको क्या-क्या स्टेप्स, क्या-क्या चेकलिस्ट में टिक करना चाहिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह, अच्छे तरीके से हो। अब बात कर लेते हैं सीन नंबर 4 की। सीन नंबर 4 को मैंने नाम दिया है द ओवर स्मार्ट इन्वेस्टर। अब ओवर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या है? क्लाइंट नंबर 4। क्लाइंट नंबर 4 को लगा मैंने तो रियल एस्टेट समझ लिया है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कहाँ पे प्रीमियम मिलता है, मुझे पता है कि कौन सी नब्ज़ को पकड़ना है, मुझे एंट्री पॉइंट्स भी पता है और एग्ज़िट पॉइंट्स भी पता है, मुझे किसी तरीके की कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी पैसा बना के देख लिया है। उसने क्या किया? उसने फ़ायदा उठाया लेवरेज का, बट लेवरेज का फ़ायदा उठाते हुए उसने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले ली। प्लान था लॉन्च पे बाय करो, बीच में सेल करो, प्राइस बढ़ेगा, दोबारा एंट्री मारो। सबका प्लान यही होता है, बट आपकी पॉकेट में जितने पैसे हों, आपको उसी हिसाब से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आपके पॉकेट में 5 करोड़ रुपए हैं और आप 5 करोड़ रुपए की मल्टीपल 4 प्रॉपर्टीज़ ले रहे हो, तो गलती आप में है, गलती मार्केट में नहीं है। क्योंकि आप अपनी लेवरेज्ड को थोड़ा-सा ओवर प्ले कर रहे हो। दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि जब मार्केट वीक होती है, जब मार्केट स्टेबल होती है, तो आपकी पॉकेट में इतना बड़ा होल हो जाता है, और पॉकेट में होल होना बाद की बात है, इतना ज़्यादा मेंटली इंसान हरास्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो इनफैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट को गालियाँ देना शुरू कर देता है कि मैं तो बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ, क्योंकि डिमांड रुक जाती है। आपने 30% की या 20% की पेमेंट दी होती है, डेवलपर प्रॉपर्टी बना रहा होता है, जब वो बनाएगा तो आपसे डिमांड माँग रहा होगा, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेनी थी 1 और प्रॉपर्टी ले ली 4। अगर आपको 4 की जगह आपने प्रॉपर्टी 1 या 2 ली होती, तो शायद आप उस स्टेज तक प्रॉपर्टी को लेके जाते जहाँ पे प्रॉपर्टी बिकती, आपको प्रीमियम मिलता और सारी चीज़ सेटल्ड एंड डन हो जाती। अब जब मार्केट स्लो हो जाती है तो कैश फ्लो टाइट हो जाता है, ईएमआई का बर्डन पड़ जाता है, मेंटली इंसान स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो रियल एस्टेट एक गेम नहीं है, रियल एस्टेट एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, और ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपको वही इंसान समझा सकता है जिसने इसमें पैसा बनाया भी है और जिसने इसमें अपने हाथ भी जलाए हैं। तो उसको पता होता है एक-एक स्टेप के बारे में कि कहाँ पैसा बनेगा और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, मुझे लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बायर्स करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये मिस्टेक्स रिपीट होती चली जाएँगी। बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट होनी चाहिए इंसान की। सबसे पहले जितनी आपकी जेब में पैसा है, अपने आप को ओवर एक्सीड मत कीजिए।
मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मत बाय कीजिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तब भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जेब में जितना पैसा है, अगर ₹100 है तो ₹150 से ऊपर की प्रॉपर्टी ना लीजिए। लोग क्या करते हैं कि अगर ₹100 हैं तो लोग ₹300-400 तक की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसी आशा में कि जी 3 साल में हमें पेमेंट देनी है, 1 साल में हमारे ₹100 लगेंगे जो हमारी जेब में है, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब इंसान स्टक होके खड़ा हो जाता है। ₹100 देने के बाद आगे पैसे देने को है नहीं, तो वो डेस्परेट हो जाता है। डेस्परेट हो जाता है तो प्रॉपर्टी मार्केट में निकालता है कि मुझे ₹100 ही दे दो जो मेरे पैसे लगे हुए हैं। वहाँ से सेंटिमेंट्स रॉन्ग पैदा होते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो रही है, और वहाँ पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो प्रॉब्लम रियल एस्टेट मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम उन लोगों में है जो ओवर लिवरेज्ड खेलते हैं। तो प्रॉपर्टी वो लीजिए जितनी आपकी जेब में पैसे हों, कम से कम 75-80% पैसे आपकी जेब में होने चाहिए। ये एक मैच्योर इन्वेस्टर ऐसे ही इस गेम को प्ले करता है, ऐसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्ले करता है रियल एस्टेट में। दूसरा, ब्रांड नेम बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ ब्रांड नेम ज़रूरी नहीं है। ब्रांड नेम के साथ लोकेशन भी होनी चाहिए, प्राइस भी होनी चाहिए, लेवरेज पेमेंट प्लान्स भी होने चाहिए, और उसके साथ-साथ बिल्डर की लेगेसी भी होनी चाहिए, और वहाँ की डिमांड भी हाई होनी चाहिए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको देख के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना एक भी चेकलिस्ट अगर आपने छोड़ दी तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।